जय हिंद दोस्तों। इसके पहले हम आपको सिंधु सभ्यता के बारे में बता चुके हैं। आज हम वैदिक संस्कृति के बारे में बताएंगे जो लगभग 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला। दोस्तों आपको एक चीज़ बता दें, अगर आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं, अपने एम के लिए कुछ कर रहे हैं, लक्ष्य के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, होगा और नहीं होगा। लेकिन आप अपने एम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा कि नहीं होगा। जैसे आपकी लाइफ में दो अगर गर्लफ्रेंड है, अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक चली गई तो एक है ना भाई। लेकिन अगर एक होती है तो बहुत सारी, अगर छोड़ के जाती है तो बहुत तकलीफ होती है। वैसे ही सेम लड़कियों के लिए कि अगर दो बॉयफ्रेंड हो तो एक छोड़ के जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक ही है अगर छोड़ के जाता है तो बहुत तकलीफ होता है। तो सेम चीज़ वही है कि आपका जो एम्बिशन है, अगर आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो एक ही ऑप्शन है कि नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप घर पे पढ़ रहे होंगे और पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय कर रहे होंगे। धैर्य से पढ़िए, ठीक है, मेरा यही कहना है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वैदिक संस्कृति, इसके पहले हम जानेंगे जो सिंधु सभ्यता थी उसमें क्या था और इसमें क्या है। वहाँ पे जहाँ नागरीय सभ्यता थी, यहाँ पे क्या है, ग्रामीण सभ्यता थी। वहाँ पे क्या था तो मातृसत्तात्मक थी, यहाँ पे क्या है, पितृसत्तात्मक थी। तो दोस्तों वैदिक जो है, वैदिक शब्द कैसे निकला वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले वैदिक संस्कृति को जो है दो भागों में बांट दिया गया, ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व चला, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा वर्ष पूर्व से 600 ईसा पूर्व चला। अब चलिए इस पर हम थोड़ा परिचय देखते हैं। वैदिक शब्द का अर्थ क्या होता है, वेद, ठीक है, वेद से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान। और वैदिक के जो निर्माता थे वो आर्य लोग थे, आर्य जाति के थे, ठीक है। और आर्य जो है संस्कृति भाषा है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है। आर्य मीन्स क्या होता है, श्रेष्ठ। आर्य भाषा सूचक शब्द है, प्रजाति का नहीं। कहने का मतलब है दोस्तों कि आर्य जो है ना भाषा का सूचक शब्द, मतलब ये सूचक शब्द है, लेकिन ये कोई प्रजाति का शब्द नहीं है, ये एक भाषा का सूचक शब्द है। मतलब उनका लोगों का जो भाषा, जैसे हमारा हिंदी है, वैसे ही उसमें वहाँ के जो लोग थे उनका भाषा आर्य था। तो ये भाषा का सूचक शब्द है, ना कि प्रजाति का सूचक शब्द है। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, ये अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाते थे। आपको पता है दोस्तों कि बताया था प्रागैतिहासिक काल, अदैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या था कि लिखित साक्ष्य तो है, उसको पढ़ नहीं सकते, सॉरी क्षमा चाहूँगा, उसमें लिखित साक्ष्य नहीं था, और जिससे पाषाण काल ये सब हुआ। और अदैतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य है उसको पढ़ नहीं सकते। और ऐतिहासिक क्या कहता है कि जिसमें लिखित साक्ष्य भी है और पढ़ भी सकते हैं। तो अभी तक जो है वैदिक काल जो है ये भी क्या है, अदैतिहासिक काल में ही आता है। इसके बाद जो है ऐतिहासिक काल शुरू होगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि चलिए अभी तो हम जान गए कि वैदिक संस्कृति क्या थी, वैदिक मतलब कहाँ से शुरू हुआ और कौन कौन भाग में बटा था। वैदिक काल को दो भाग में बांटते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उसके बाद बता दिया कि यहाँ के लोग जो थे आर्य भाषा जानते थे, तो इसलिए इसको आर्य, यहाँ का लिपि क्या था, आर्य लिपि था। तो आर्यों का निवास क्या था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो भाषा बन गया ना आर्य, अब जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो जो हमें मुसलमान थे, मुसलमान से हमें क्या बोलते हैं, हिंदी से हिंदू कहने लगे, हिंदू शासक, हिंदवासी, ठीक है। तो वैसे ही जो है इनको भी हम लोग इनके भाषा से ही इनको क्या प्रजाति कहने लगे। जैसे आर्य इनकी भाषा से तो इनको आर्य जाति की मानने लगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है भगवान दास गिडवाणी, जो ये जर्मनी के हैं, और ये जर्मनी से जब ये लौटते हैं तो ये लिखते हैं इसके बारे में कि रिटर्न्स ऑफ द आर्यंस। इनका एक बुक है रिटर्न्स ऑफ द आर्यन, जिसमें क्या लिखते हैं कि भारत को ही आर्यों का गढ़ कहा गया है। मतलब आर्य कहीं और के नहीं थे, वो भारतवासी ही थे। ये किसने कहा है, तो भगवान दास गिडवाणी। भ से भगवान और भ से भारत, याद रखिएगा। आइए दूसरा देखते हैं, एल डी कल्ला। एल डी कल्ला, देखिए कल्ला को कश्मीर से याद कीजिएगा। कल्ला मतलब क्या बोला, कश्मीर या हिमाचल प्रदेश के ये निवासी थे।
वहीं पे त्रिवेदी साहब क्या कहते हैं, त्रिवेदी देविका, देखिए त्रिवेदी देविका नदी, और ये देविका नदी कहाँ है दोस्तों, तो अफगानिस्तान में है। तो ये कहते हैं कि ये यहाँ के निवासी थे, कौन, आर्य लोग। वही स्वामी दयानंद सरस्वती एवं पार्टीजर क्या कहते हैं कि ये तिब्बत के निवासी हैं। दोस्तों पता है तिब्बत कहाँ है आपको। वही पंडित बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं, एक बुक लिखे हैं, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। आर्कटिक जो है आर्यंस का होम था, बुक से ही नाम स्पष्ट हो रहा है। तो यह कहाँ वास करते, तो उत्तरी ध्रुव में, मतलब आर्कटिक जहाँ पे है वहाँ के निवासी मानते हैं, कौन, तो बाल गंगाधर तिलक। वही मैक्स मूलर क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये मध्य एशिया के हैं और ये बैक्टीरियावासी हैं। समझ रहे दोस्तों। तो कुल मिला के जो इनका निष्कर्ष निकला, तो इसी को माना जाता है कि नहीं वो मध्य एशिया के बैक्टीरिया जाति के हैं। कहने का मतलब जो हमारा भारत है और भारत के जो पश्चिम पाकिस्तान होगा अफगानिस्तान, ये यही के आसपास के ये निवासी थे। क्योंकि जहाँ पे सिंधु सभ्यता खत्म हो रहा है वहीं पे आर्यों का उदय हो रहा है। तो कहने का मतलब कि सिंधु सभ्यता इसी बीच थी, तो आर्य भी इसी बीच कहने का अपने राजस्थान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में कुछ स्टेट हो गए जैसे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यही के आसपास के ये भी आर्यंस भी थे। क्योंकि आपको पता है दोस्तों सिंधु सभ्यता लगभग 1700 में खत्म, लेकिन लगभग 1500 ईसा वर्ष पूर्व मान लिया जाता है। और 1500 ईसा वर्ष में जब सिंधु सभ्यता खत्म होता है तभी से 1500 ईसा वर्ष, इसलिए इसका शुरुआत ही 1500 ईसा वर्ष पूर्व से होता है और ये 1000 ईसा वर्ष पूर्व तक इसको पूर्व वैदिक काल को खत्म करते हैं। अब ये 1000 ईसा वर्ष पूर्व क्यों खत्म करते हैं, क्योंकि यहाँ तक लोहा का ज्ञान अभी तक नहीं हुआ था। और जब लोहा का ज्ञान होता है तो उसको 1000 ईसा वर्ष पूर्व से शुरू करते हैं। और 600 ईसा पूर्व तक ये क्यों रखे हैं, क्योंकि 600 ईसा वर्ष पूर्व के बाद दूसरी नागरीय सभ्यता शुरू हो जाता है, इसीलिए इस काल का अंत कहाँ तक कर देते हैं, तो 600 ईसा वर्ष पूर्व में अंत कर देते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आप समझ में आएगा। वहीं पे देखिए डॉक्टर अविनाश चंद्र दास एवं डॉक्टर संपूर्णा नंदन क्या कहते हैं कि नहीं ये सप्त सिंधु प्रदेश के थे। और सप्त सिंधु प्रदेश क्या है दोस्तों, तो देखिए सिंधु नदी, बिपाशा जिसको व्यास नदी कहते हैं, अतुल जिसको सतलज नदी कहते हैं। देखिए दोस्तों याद करेगा, सिंधु सिंध, बिपाशा व्यास, दोनों के अंत में स है, अतुल सतलज, ल है तुल सतलज, ठीक है, बित्सता मतलब झेलम, और पारूसी राबी, और अस्थनी चिनाब, और एक है सरस्वती। इसी को हम क्या कहते हैं, तो सप्त सिंधु प्रदेश। जहाँ पे ये सातों नदियां हैं उसको हम क्या कहते हैं, सप्त सिंधु प्रदेश, और वो आपको भारत के उत्तर और पश्चिम दिशा में है। तो ये लोग कहते हैं कि ये यहीं के निवासी थे। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो इनका मत है, मतलब अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। तो ये क्या है, एक दुविधा में हमें डाल देता है। लेकिन अगर मुख्यतः बात किया जाए आर्यंस का, तो एक हम मान सकते हैं कि एक तो ये सिंधु प्रदेश, ठीक है, और एक हम कौन सा मान सकते हैं, तो एक आपको मध्य एशिया के आसपास मान सकते हैं। चलिए अब देखिए जानकारी के स्रोत, अगर इसके हम सभ्यता के बारे में जानकारी चाहिए तो इसके दो ही स्रोत हैं, एक तो साहित्य, एक है पुरातात्विक साक्ष्य। क्यों, क्योंकि इसका अभी तक लिखित साक्ष्य नहीं मिल पाया है। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो साहित्य क्या कहता है, साहित्य वेद है। अब देखिए वहाँ पे जहाँ कह सकते हैं वर्णों का जो है, सिंधु सभ्यता में वर्णों का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपको वर्णों का बंटवारा मिलेगा। तो साहित्य में वेद, सबसे पुराना साहित्य वेद को माना गया है। और वेद जो है मुख्यतः हमारे देश के 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन वेद माना गया, और इसकी रचना जो है सप्त सिंधु प्रदेश में। पूछ देता है कि ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी, तो सप्त सिंधु प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और इसके जो संकलन करता, मतलब जो इसके लिखने वाले वो क्या नाम है उनका, तो कृष्णद्वैपायन, या जो वेद कुल का वेद व्यास, वेद जो लिखा सो क्या बोलते हैं, वेद व्यास बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें 10 मंडल है, सुक्ति 1028 है, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसमें एक 10 मंडल में मुख्यतः हम आपको 3-4 बताएं जो मुख्यतः क्वेश्चन पे यहाँ से पूछे जाते हैं। सब जानने की जरूरत नहीं है, वैसे तो आपको सब किताब में मिल जाएगा। तो तृतीय मंडल मतलब गायत्री मंत्र, तृतीय तीन वर्ड है,
गायत्री, तृतीय मंडल, याद करने का तरीका तृतीय मतलब 3 मंडल, तो 3 से 3 वर्ड गायत्री, तो गायत्री मंत्र दिया गया है। तृतीय मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया है, जिसके रचनाकार कौन है, विश्वामित्र। वही 7वें मतलब 10 युग, 10 राज्य युद्ध, यहाँ पे 10 लोगों से एक राजा युद्ध लड़ता है, उसको 10 राज्य युद्ध कहते हैं। 9वां क्या है, तो सोम देवता का वर्णन किया गया है 9वां में। और 10वां वर्ण व्यवस्था क्या है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चलिए दोस्तों, अब ये आपको एक ऋग्वेद बता दें, दूसरा है सामवेद। भारतीय संस्कृत का जनक किसी वेद को कहता है तो वो है सामवेद। साम ही होता है गाना, संगीत, तो सामवेद मतलब इससे संगीत का क्या है, ज्ञान प्राप्त होता है, किससे, सामवेद से। वही देखिए यजुर्वेद, यजुर मीन्स यज्ञ, तो यज्ञ विधि, यश यजुर यश यज्ञ, तो यज्ञ विधि का जो वर्णन होता है वो यजुर्वेद से मिलता है, जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। वही देखिए अथर्ववेद मतलब जहाँ पे जादू टोना का वशीकरण आदि का आपको मंत्र का जो मिलेगा वो आपको अथर्ववेद मिला। और अथर्ववेद को जो है बाद का वेद कहा गया एवं ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा गया है। अब देखिए एक चार्ट के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी दिया हूँ। जैसे वेद हो गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वही अध्येता मतलब जो इसका अध्ययन करता है उसको अध्येता कहते हैं। इसको कहते हैं उपवेद मतलब इसका जो छोटा वेद, अब देखिए बड़ा भाई है छोटा भाई है तो इसको उपवेद कहते हैं। उपनिषद का दोस्तों कितने लोग को अर्थ नहीं मालूम है। उप मतलब समीप और निस मतलब नजदीक, तो जो नजदीक बैठकर, ठीक है सर, उप मतलब समीप और निस मतलब बैठना, मतलब पास बैठकर जो ज्ञान लेता है उसको उपनिषद कहते हैं। मतलब कहने का मतलब इसमें गुरु से जो है छात्र जो ज्ञान लेता है उसको हम क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। और आरण्य मतलब कहता है जो वन में लिखा गया जो शास्त्र है उसको आरण्य कहते हैं। जो वन में, जैसे कि वन में रहने वाले छात्रों के लिए और जो साधु संत वन में रहते हैं उनके लिए जो लिखा गया शास्त्र उसको हम क्या कहते हैं, आरण्य कहते हैं। समझ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए ऋग्वेद को जो पढ़ेगा है उसको होत्री कहते हैं। ऋग्वेद आयुर्वेद के बारे में बताता है, इसका उपवेद क्या है, आयुर्वेद। और इसमें 2 उपनिषद है, ऐतरेय और कौशितकी, ठीक है, सेम अरण्यक सेम है, ऐतरेय और कौशिकती। वही सामवेद में जो इसको पढ़ता है उसको उदात्री कहते हैं। इसके श्लोक को जो पढ़ता है क्या कहते हैं, उदात्री। सामवेद उदात्री। गंधर्व वेद, ठीक है। अब देखिए गंधर्व वेद कदे गीत के बारे में, इसको संगीत के बारे में बताता है। और इसका जो आपको उपनिषद है तो छांदोग्य और जैमिनिया, और सेम इसका अरण्यक छांदोग्य और जैमिनिया है। वैसे ही यजुर्वेद में अथर्वयु, जो इसको वेद श्लोक को पढ़ता है उसको अथर्वयु कहते हैं। धनुर्वेद के बारे में ये उसका उपवेद क्या है, धनुर्वेद। और 2 उपनिषद है, मैत्रेयन और तृतीय। और वैसे इसका अरण्यक देखा जाए तो शतपथ और तैत्तरीय। वही अथर्ववेद का देखा जाए तो ब्रह्मा इसका कौन है, इसका श्लोक करता है। और शिल्प वेद, इसका उपवेद क्या है, शिल्प वेद। और मुंडो उपनिषद और मांडूक्योपनिषद दोनों का इसी के उपनिषद है। तो मुंडूको करके पूछते हैं सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडूको उपनिषद से लिया गया है। तो ये इससे क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। और इसका अरण्यक दोस्तों कोई नहीं, मतलब ऐसा कोई ये नहीं है जो वन में लिखा गया हो और वनवासियों के लिए लिखा गया हो, ठीक है। अब देखिए उपनिषद आपको बता दिए। उपनिषद, उपनिष क्या होता है, समीप, और निष मतलब बैठना, मतलब जो समीप बैठता है उसको उपनिषद, मतलब समीप बैठकर जो लिया गया ज्ञान है उससे जो शास्त्र लिखा गया उसको उपनिषद। तो उपनिषद 108 है। महापुराण कितने हैं, तो 18। और वेदांग कितने हैं, 6। अब इसको ट्रिक है बहुत अच्छा, तो महापुराण और वेदांग को गुना कर दीजिए तो उपनिषद निकल जाएगा। 18 छक 108। 18 में 6 से गुना कीजिएगा तो उपनिषद निकल जाएगा, क्या, 108। पुराण 18 गो, वेदांग 6 गो। अब 18 छक 108 उपनिषद। हमें आशा है कि आपको आसानी से याद हो गया होगा। और वेदांग जो किसको कहते हैं, तो जो हमारे जीवन में मतलब सुविधाजनक हमारे लिए सुविधा देता हो, जैसे शिक्षा, ज्ञान प्राप्त होता है जिससे, तो शिक्षा से ज्ञान होगा। कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, ज्योतिष और छंद, ये 6 आपको क्या बोलते हैं, वेदांग। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, ज्योतिष और छंद।
अब देखिए, अभी हम बता दें साहित्य से हमें जो जानकारियाँ मिली इस वेद के बारे में वो ये है। अब वही हम चलेंगे तो पूरा तात्विक साक्ष्य, इतना जो है हमको कितना वैदिक सभ्यता के बारे में ये हमें बताते हैं सारा। अब यहीं पे पूरा तात्विक साक्ष्य के बारे में जानेंगे कि ये हमें वैदिक के बारे में क्या बतलाता है, इस आर्यंस के बारे में। तो बोगास गोई अभिलेख जो है 1400 BC में, इस अभिलेख से इंद्र, वरुण, मित्र, नास का उल्लेख मिलता है। अब देखिए, एक है पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल जिसको, इसका साक्ष्य जो है गेरुवर्णी मृदभांड, मृद भांड, मृद मिस माटी, भांड मिस बर्तन, तो मिट्टी के बने हुए बर्तन को क्या कहते हैं, मृद भांड बोलते हैं। तो इसमें OCP है, ठीक है, ओसर, कॉलर्ड और पोट्री, मतलब इसको OCP कहते हैं। और इस टाइप का जो आपको मृदभांड है वो गंगा यमुना के 2 आब में मिलता है। तो उससे क्या है, इस काल का हमें साक्ष्य मिलता है। उसका तो वही देखिए, काले एवं लाल मृदभांड से भी इसके बारे में हम ज्ञान हमें मिलता है। और वही ताम्र पुंज के बारे से भी यह ज्ञान हमें मिलता है। वही उत्तर वैदिक काल का जो अभिलेख है वो क्यों पुरातात्विक साक्ष्य में एक हो गया चित्रित धूसर मृदभांड, मतलब PGW, पेंटेड ग्रे वरे। तो उसको चित्रित धूसर मृदभांड वो किसके लिए बताता है, तो उत्तर वैदिक काल का साक्ष्य मिलता है। वही लोहा की अवस्था की पहचान, अब देखिए ये क्या बतलाता है, तो इसमें लोहा का जो अवस्था का पहचान है वो इसी चित्रित धूसर मृदभांड से पता चलता है। और लोहा के जो पहचान है वो कहाँ कहाँ मैक्सिमम में पाया जाता है, तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इस टाइप के मृदभांड पाया जाता है। और वहाँ से इसका साक्ष्य मिलता है, लोहा अवस्था की पहचान। वही देखिए, उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड NBPW, ठीक है, तो नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वरे। और ये कहाँ पे मिलता है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में मिलता है। लौह अवस्था, इसका संबंध जो है मौर्य युग से है, ठीक है। अब ये जो है, ये जो आपको उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड है, इससे हमें क्या मिलता है, तो लौह अवस्था का ज्ञान होता है। और इसका संबंध किससे है, तो मौर्य युगीन सभ्यता से भी है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस एक बार आप ध्यान से देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको याद हो गया होगा। अब इसके बारे में अब आगे हम पढ़ेंगे कि इसका राजनीतिक वहाँ पे क्या था, सामाजिक क्या था। आपको पहले मोटा मोटी बता दें कि वहाँ पे सिंधु सभ्यता में जो है राजनीतिक में क्या था, तो वहाँ पे कोई ऐसा पुरोहित को मान लिया गया था जैसे वहाँ पे राजनीतिक सब देखता था, लेकिन यहाँ पे सबके लिए अलग अलग दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे उसका साक्ष्य मिलता है। वो नगरीय व्यवस्था था सिंधु सभ्यता, ये ग्रामीण व्यवस्था था, आपको बता चुके हैं, ठीक है। जहाँ वो मातृसत्तात्मक था, यह पितृसत्तात्मक था, ठीक है। यहाँ पे लोग ज्ञान कैसे लेते थे, लिपि का ज्ञान, तो अपने ज्ञान को सुनकर दूसरे पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाते थे, जिससे इनको ज्ञान का अनुभव हुआ अपनी लिपि का, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ शेयर और लाइक करना कभी ना भूलें। और कमेंट्स आपका जो है मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और मायने रखता है, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और वीडियो बनाने के लिए हमें तत्परता निश्चित ही हमें मतलब बतलाता है कि वीडियो बनाना ही चाहिए, ताकि हमारे सारे स्टूडेंट लाभान्वित हों। और इसलिए हम दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाते हैं कि आप, ज्ञान का मतलब ही क्या होता है कि ज्ञान अगर आपके पास है तो उसको फैलाओ, दूसरों को बताओ, वो ज्ञान को खुद अपने पैकेट में रख के मत चलो। तो मेरे पास जो भी है, हम खुद ही एक कमज़ोर स्टूडेंट रहे हैं, तो हमें आशा है कि आपको भी अपने कमज़ोर छात्र की तरह आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।